हरियाणा के दंगल का काफिला पहुंच चुका है भिवानी, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो विधानसभा पिछला चुनाव हुआ था उसमें 4 सीटों में से 3 बीजेपी के पास थी और 1 कांग्रेस के पास थी। अब जो कांग्रेस के पास की सीट थी किरण चौधरी, वो भी बीजेपी का हिस्सा हो गई है, राज्यसभा की सांसद हो गई है। उनकी बेटी श्रुति उसी सीट से किस्मत आजमा रही है। इस सीट पर, इस विधानसभा में, इस जिले में क्या राजनीति है, किस तरफ मतदाताओं का झुकाव है, कौन से नेता किस तरह के अपने दावे और प्रतिदावों की वजह से जो मतदाता हैं उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से मुद्दे ज़मीन पर हैं जिनके दम पर जनता अपना अगला प्रतिनिधि चुनने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए देखिए कॉमरेड इंद्रजीत हैं। यहाँ पर जो सीट है वो कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल सीपीएम को दी है। उनके प्रतिनिधि यहाँ पर कॉमरेड इंद्रजीत जी आए हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा आईएनएलडी से अनिल काठपालिया जी हैं यहाँ पर, जो कि शहर प्रधान हैं भिवानी शहर के। इसके अलावा बीजेपी से वीरेंद्र सिंह जी हैं यहाँ पर, बीजेपी के नेता हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से पवन हिंदुस्तानी है। आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के दंगल में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी से सवाल ले लेते हैं। आपके ऊपर तो इतने हमले हो रहे हैं, सारे दल एक तरफ हैं, बीजेपी अकेली पड़ गई है, आपके सहयोगी दल जेजेपी भी आपको छोड़ के चले गए हैं, तो आपके लिए चुनाव तो बहुत कठिन हो गया है। नहीं, हमारे लिए तो चुनाव बड़ा आसान है। सारी पार्टियां एक तरफ होकर लड़ने लग रही हैं। हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, देश में भी सबसे बड़ी पार्टी है। और आप लोग को चुनाव के नतीजे आने के बाद देखोगे कि सबसे बड़ा दल भी बीजेपी ही रहेगा हरियाणा के अंदर। नहीं तो आपके किस दम पर आप वोट मांग रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच जाएंगे? देखो, हमारा मेन जो मुद्दा है वो विकास का है। हमने क्षेत्रवाद नहीं किया, किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं किया। तो कहीं पर हमारा एमएलए नहीं भी है, वहाँ भी हमने समान रूप से विकास करवाया। मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा फिर? देखो, एक प्रक्रिया है ये भारतीय जनता पार्टी की। उम्र के हिसाब से नया हमने मुख्यमंत्री दिया है जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री का काल यहाँ पर संभालेगा, और वो प्रक्रिया चलती रहती है, बदलते रहते हैं। इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसके बाद अडवाणी जी आए, फिर नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी जी के कार्यकाल के बाद और भी कोई ना कोई आएगा। ऐसा तो चलता रहता है पार्टी का, बदलाव की प्रक्रिया है। आईएनएलडी के नेता अनिल जी हैं यहाँ पर, अनिल काठपालिया जी, ये तो कह रहे हैं कि बदलाव की प्रक्रिया है, सतत चलती रहती है, नया मुख्यमंत्री चुन लिया है और फिर से दावा कर रहे हैं कि सैनी सरकार बनेगी। पहले तो विकास जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और कौशिक जी ऐसी पार्टी में चले गए जो जमा झूठी पार्टी, ये अपने ही मुंह से कह रहे हैं कि बूढ़ों को हम जगह नहीं देते, तो उनको केंद्र में क्यों जगह दी। ये कह रहे हैं कि हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी पार्टी है। आज की जो सुविधा है उसके नाम पर पहले बात करने से पहले ही झूठ बोलना इन्होंने शुरू किया। आज भी जेजेपी और कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल से जो इन्होंने कैंडिडेट उधार लेकर उठाए हैं, इनको यही नहीं पता कि इनके कैंडिडेट कौन सी पार्टी से। ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पार्टी। मुझे तो इस बात का बड़ा अचंभा होता है, क्योंकि पुराने साथी हैं मेरे, छात्र नेता भी रहे हैं, बहुत संघर्ष किया इन्होंने, लेकिन ऐसी पार्टी में चले गए जो झूठ पे झूठ, पता नहीं कौन सी क्लास लगाती है। ठीक है कॉमरेड इंद्रजीत, आपकी तो लॉटरी लग गई, मुफ्त में एक सीट घर बैठे मिल गई। हम पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था हरियाणा में, क्योंकि हमारी नीति ये थी कि भाजपा विरोधी वोट में किसी तरह का स्प्लिट और बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता उस पार्टी को सत्ता से हटाने की है जो देश और प्रदेश को पिछले 10 साल से बर्बाद कर रही है। को भी साथ ले लेते, जेजेपी को भी साथ ले लेते, और आम आदमी पार्टी से तो बातचीत चल रही थी, उसको क्यों छोड़ दिया? बात यह है कि अंततः चुनाव के खेल में कौन कहाँ रह गया नहीं रह गया, ये अब बीती हुई बात हो गई। लेकिन हमारी ये चेष्टा का तो बंटवारा होगा ना, वोट अभी भी लोगों के हाथ में, वो चाहे तो बंटवारा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट निर्णय तो मतदाता करता है। लेकिन जो वीरेंद्र भाई अभी बीजेपी के बारे में बोल रहे थे और इन्होंने कहा कि सारी झूठ बोली है, सारी झूठ नहीं बोली उन्होंने, एक सत्य भी बोला है। उन्होंने ये कहा है कि बदलाव की जरूरत है, तो बदलाव होने जा रहा है हरियाणा के अंदर निश्चित रूप से, वो उन्होंने सत्य वचन कहा है। ठीक है, बदलाव होने जा रहा है, ये कॉमरेड इंद्रजीत का दावा है। आप लोगों की तो बिल्कुल शादी होने वाली थी, सगाई भी हो गई थी, अचानक क्यों टूट गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो था वो एक इंडिया गठबंधन की जो मर्यादा कितनी बातचीत चल रही थी, लंबी दूर तक बातचीत। हमें जो सेंटर में इंडिया गठबंधन बना उसकी जो मर्यादा थी, हम उस मर्यादा के अंदर रह के बात की। इनके समझ में ना आई
वो इन पे छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी तो अपने आप में तो वोटों का सक्षम है। बंटवारा पूरी नहीं होगा? 90 की 90 विधानसभाओं पे आज आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे। अभी वीरेंद्र कौशिक जी एक बात कह रहे थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। पहली बात, हरियाणा के दंगल के अंदर अकेले नहीं लड़ रहे, गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। अगर हरियाणा के अंदर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो अकेली आम आदमी पार्टी है जो अपने दम पे अच्छा, आज चुनाव बीजेपी लड़ने किसके लग रही है। साथ लड़ रही है? इनका कांडा जी की पार्टी के साथ में गठबंधन है, इस टाइम अलायंस के साथ लड़ रहे हैं, पता करो। आज आपने देखा भी होगा एक उम्मीदवारी भी वापस हुई है। इनके 7-8 उम्मीदवारों ने वापस नामांकन ले लिया। ये सबसे बड़ी पार्टी का जो दावा था वो आज खोखला हो गया, आपके सामने साबित होने लग रहा है। हमारा ये कहना है कि बड़ी पार्टी है लेकिन बड़ी झूठी पार्टी है। और झूठी पार्टी इसलिए भी कह रहे हैं कि कैसे कैसे वादे किए थे 2014 के अंदर, बड़े दम भरया करते थे। मोदी जी एक बात कहा करते थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सबसे ज्यादा किसानों पे अत्याचार इसी सरकार में हुआ। कहते थे बहुत हुआ खिलाड़ियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सबसे ज्यादा अगर खिलाड़ी उत्पीड़ित हुए हैं तो इसी सरकार में हुए हैं। कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अगर किसी ने सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ा के दिखाई तो मोदी सरकार ने बढ़ा के दिखाई। इनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है। भाई क्यों देखिए, बदलना पड़ा? कितने क्यों बदलना कितने पड़ा? आरोप लग गए आपके ऊपर। सबसे ज्यादा किसानों पे अत्याचार किया, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों पे अत्याचार किया और मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ गया। ऐसा है, किसानों पे किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा कोई हितैषी पार्टी रही है किसानों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ही रही है। उन्होंने जिस प्रकार से किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की और भी कई कार्यक्रम किए, 6,000 रुपये खाते में डालने का काम किया, तो लेकिन जब ये किसान आंदोलन था, ये प्रायोजित था, आप सबको पता है, हरियाणा की जनता को पता है कि वहाँ पे कौन लोग बैठे थे और उनको खुद को ही नहीं पता था कि हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं। उनसे अगर किसी से जाके ये भी पूछ लिया जाता था कि आप ये किसान जो नियम बनाए गए हैं ये आप वापस क्यों लेना चाहते हैं, क्या दिक्कत है, तो उनको ये सिर्फ एक ही बात थी कि हमारी ज़मीन खोस लेंगे, हमने नहीं बेरा केस होता है वो। लेकिन उनके दिमाग में बैठा रखी थी वो बातें। लेकिन लंबे 800 किसान शहीद हुए, क्या वो नकली किसान थे आपकी नजर में? नहीं, मैं ये नहीं, शहीद का दर्जा भाई साहब, शहीद जिस प्रकार से वो उस आंदोलन नहीं, मैंने ये नहीं कहा शहीदी का दर्जा नहीं देना चाहते। मैं कह रहा हूँ कि वहां पर आंदोलन के अंदर हम अपने घर के अंदर बैठे हैं, आंदोलन में बैठे हैं, कहीं भी जाके बैठते हैं, किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी भी होती है और चीजें भी होती हैं। लेकिन आप लोग उनको जिस प्रकार से भड़का रहे थे वहां पर बैठा के, आज एमएसपी देने वाली हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी है सभी फसलों के ऊपर जिन्होंने एमएसपी दी है। वो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा के लोगों ने साथ दिया। पंजाब में आज तक एमएसपी किसी फसल पे नहीं है, क्यों नहीं है? वहां आंदोलन क्यों नहीं होता? फसलों के ऊपर ये कोई क्यों MSP नहीं नहीं है? वहाँ पे। किस किस फसल पे एमएसपी मैं एक कितना बात है? कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि वहां पर बीमारी बैठी हुई थी। अभी बोल रहे हैं भाई साहब, एमएसपी पे आ जाइए, एमएसपी की बात कही आपने। हमने लगभग फसलों के ऊपर पंजाब के अंदर एमएसपी दिया हुआ है। आप एक फसल बताइए जिसके ऊपर एमएसपी नहीं मिला हो या पंजाब का किसान कहीं भी उसके लिए आंदोलन करता हो। ऐसा है, कौशिक जी कह रहे थे कि हम किसान हितैषी हैं। इनके जो 9.5 वर्ष के मुख्यमंत्री हैं वो सुबह तो ये कहते थे कि चावल नहीं बेचने दूंगा, और जब शाम को किसान ट्रैक्टर लेकर निकलता था तो कहते थे बीज लो, सुबह कुछ और शाम को कुछ। उसी परिपाटी पे हैं आज ये। इनके 9.5 वर्ष के मुख्यमंत्री सरपंचों को चोर बताते थे, मेयर की उन्होंने पेन की शाही निकाल ली, सभी को दुखी रखा क्योंकि वो अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे। और इनके जो 3 महीने के अभी जो मुख्यमंत्री आए हरियाणा प्रदेश के, वो कह रहे थे कि सरपंचों को सारी पावर दे दो क्योंकि इनको चाहिए लूट से, खसूट से, लट से, किसी तरह से भी इनको राज चाहिए। हमारी वो एमएसपी की मांग नहीं है जो ये कह रहे हैं। हमारी मांग C2 + 50% की है जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है। आज जो एमएसपी मिल रहा है और C2 + 50% से अगर कैलकुलेट करके CACP तय करेगी अलग अलग फसलों का एमएसपी, तो कम से कम भी 1,000 रुपये, 800 रुपये, 2,000 रुपये का प्रति क्विंटल फायदा हो सकता है किसानों ये को। कौन देगा? राज्य जब सरकार देगी। राज्य सरकार डिफेंड कर रही है, वो कह रहे हैं हमने दी है, लेकिन वो उसकी सिफारिश कर दें, हमारे असेंबली से रेजोल्यूशन करके वहां पे भेज दें। सबसे ज्यादा एमएसपी किसी ने दी है तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने दी है,
कांग्रेस की जहाँ पे सरकार है, जहाँ पे कॉमरेड विचारधारा की सरकार है, वहाँ एमएसपी के लिए क्यों नहीं आंदोलन होते? वहाँ क्यों नहीं बताते जो जो चीजें अब यहाँ ये भाषण देने लग रहे हैं, वहाँ ये चीजें क्यों नहीं बताते कि हम केरल एमएसपी में देंगे? 900 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा आपकी देते हैं बंगाल धान के के अंदर इतनी ऊपर। लंबी सरकार भाई थी, जहाँ वो क्यों सरकार- चलेगी? वहाँ जहाँ से सुपड़ा सरकार साफ हो होगी। गया आपका। 16 सब्जियों त्रिपुरा के का अंदर आपका सपोर्ट सुपड़ा बेस है साफ जी हो गया। केरल के अंदर कॉमरेड जहाँ हमारी विचारधारा सरकार है। सिर्फ एक जो सांस लेने लग रही है केरल के अंदर, वो वहां से भी सफाया हो जाएगा। 16 क्योंकि सब्जियों इनकी का। विचारधारा देश तोड़ने की विचारधारा रही है, देश जोड़ने की कभी विचारधारा नहीं रही। जी, ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ भड़काते हैं आप, और जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ शांति से बैठे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सरकार में है इसलिए दंगे कम हो रहे हैं। पंजाब के अगर ये अलावा सरकार में नहीं होते तो पता नहीं कहाँ दंगे होते। पंजाब के अलावा बाकी राज्यों के किसान क्यों नहीं सड़कों पे आए? कहाँ नहीं आए? यूपी के किसान आए, राजस्थान के किसान आए, तमिलनाडु के किसान आए। किसानों ने तो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट करे जंतर मंतर के ऊपर। आप कैसे कह रहे हो कि नहीं, कि भाई इतने गुजरात मजबूर में हो नहीं हुआ, चुके हैं कर्नाटक में कि नहीं सरकार हुआ, हमारी छत्तीसगढ़ सुने, में नहीं हुआ, लेकिन उड़ीसा सरकार में उनकी नहीं सुन हुआ, नहीं रही बिहार थी। में नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, तमिलनाडु में नहीं हुआ, केरल तमिलनाडु में नहीं कैसे नहीं हुआ? कर्नाटक तमिलनाडु में नहीं हुआ, कर्नाटक के तेलंगाना किसान में आए, नहीं हुआ, उड़ीसा में नहीं हुआ, मेघालय महाराष्ट्र में के नहीं हुआ, किसान अरुणाचल आए, प्रदेश में नहीं हुआ। अरे आप दो राज्य मध्य गिरा के प्रदेश कह के रहे हैं। किसान आए। नहीं तो एक ये स्टेट का आंदोलन नहीं था, पूरे देश का आंदोलन था। जहाँ जहाँ उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस मजबूत थी वहीं का किसान सड़कों पे आया। नहीं, ऐसा नहीं था। लगभग हर स्टेट से किसान आए, हर स्टेट के किसानों ने अपनी अपनी बात रखी। वहां से आप लोगों ने कवरेज की हुई, आगे एक बार आप अपनी पीछे की कवरेज को चेक कर लीजिए। उस कवरेज के अंदर आपको हर स्टेट का किसान दिखाई देगा। दूसरी बात ये कह रहे थे कि भाई ये किसान हितैषी हैं। अगर किसान हितैषी हैं तो हम कहते हैं कि भाई मेरा हल्का साथ लगता है, ये मेरे हल्के में खड़े हो आप तो शाम हल्के के अंदर। यहाँ के किसान मुआवजे के लिए तरसते हैं। इनसे पूछो कि लोहारू हल्के के अंदर कृषि मंत्री कितना मुआवजा देता है और तोशाम हल्के के अंदर किसानों को कितना बताइए मुआवजा मिलता है। मुआवजा बताइए। देखो, आप ही के जिले की दो अलग-अलग ये विधानसभा तो विकास जी, ये तो भगवान से पूछनी पड़ेगी, क्योंकि फसल के ऊपर बारिश ओले तो वो करता है, कहाँ करता है, कहाँ नहीं करता। इस बात को तो हम क्या बताएं। जहाँ पे फसल को नुकसान होगा बीमा तो वहीं मिलेगा। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई झूठ तो होता नहीं है, उसमें कोई झूठ तो नहीं है। तो शाम के वो आप बता रहे हैं ना, आप नहीं, आप बता रहे हैं वो। आप तो अब ये कहेंगे कि सारे हरियाणा की फसल खराब होगी। इसका मतलब जो बीमा एजेंसियां हैं वो काम नहीं कर रही। इसका मतलब बीमा एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं। आपके जिन किसानों की जमीनों पे ओले पड़े हैं, फसल खराब होगी, उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं, इनका कोई इस बात का कोई तर्क नहीं है। वीरेंद्र जी, अगर फर्क नहीं है तो एक काम करो, पब्लिक में निकलो, चलो आपके आप सामने बताइए अनिल जी, ये बीजेपी हमेशा कहती रहती है कि पर्ची खर्ची जो है वो खत्म कर दी हमने नौकरियों में। आपकी सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय हर नौकरी पे पर्ची और खर्ची चलता था। इनके पास इससे अलावा कोई बात नहीं है करने की। इन्होंने कहीं पर्ची और कहीं खर्ची खत्म नहीं की। आज भी जो बीए पढ़े आपके बच्चे, समय भी चलती थी? हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा। इनके पास कोई सबूत है क्या हमारी का? हमारे पास तो इनका सबूत है। खत्म नहीं हुई। हाँ, खत्म तो नहीं हुई। तो चल रही होगी। वो तो चलती रहती हैं। वो चलती रहती हैं। कब चल रही थी? अब आज चल रही हैं। पहले भी चल रही थी। आज फिलहाल चल रही हैं। तो पर्ची खर्ची क्या करें? आज फिलहाल चल रही हैं। इनका इतना बुरा हाल है, जो बीएड करे बच्चे हैं वो 4th क्लास की नौकरी कर रहे हैं। और आप चलो विकास आप भिवानी में इनको लेके जाओ, एक भी कोई यूनिवर्सिटी बताएं, कोई स्कूल बताएं, कोई मेडिकल कॉलेज है? भाई साहब, सबसे बड़ा उत्तर है ओम प्रकाश चौटाला जी। सुनो, सड़क नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय चौटाला जी, जेल किस चीज की काट कायदे? जेल तो आपके लोग भी जाएंगे। नहीं, वो किस चीज के लिए काट कायदे, वो उसका मैंने उत्तर दे दो एक बार। सिर्फ वो सिर्फ नौकरियों के अंदर पैसा लिया, जो सारी पर्ची खर्ची का सबसे बड़ा उदाहरण था। उन्होंने ये, मैं देता हूं जवाब। विकास जी, ये इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इतिहास है कि ओम प्रकाश चौटाला का शिकायतकर्ता को भी जेल, और जिसको भी आज की परिस्थिति में भी जो कोई नौकरी खारिज होती है, जो कोई कोर्ट में चली जाती है, उसके बच्चे हट जाते हैं। अगर हमारी नौकरी में कहीं खोट था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, तो हुड्डा साहब ने कहीं मेरी मुट्ठी से राज ना चला जाए, क्योंकि कमेरे का राज था, उसको खत्म करने के लिए चौटाला साहब ने 10 साल जेल काटी। एक भी कार्यकर्ता मायूस नहीं हुआ, एक भी नौकरी नहीं हटी। आज आपका ये हालात है कि आपके जो इंटरव्यू हैं रोज दलाली के तहत बिक रहे हैं। कोई लाखों और करोड़ों रुपए में लेकर उसको कैंसिल करवा देते हैं। ये पर्ची खर्ची इतना बड़ा मुद्दा है। मैं पर्ची खर्ची की बता रहा हूँ।
ना तो नौकरी है, पर्ची खर्ची कहाँ से आएगी जब जो चीज है ही नहीं। नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं। मैं सुनिए 10 साल में 1,44,000 सरकारी नौकरियां लगाई हैं। 1,44,000 नौकरी बता रहे हो। 1,20,000 कच्चे कर्मचारी जिनकी पक्का होने की मांग थी, ताउम्र के लिए कच्चे कर दिए। अभी इसी सरकार ने ये कहा है कि वो रिटायर होने तक जो हटाए नहीं जाएंगे लेकिन पक्के नहीं होंगे, ताउम्र के कच्चे हुए। इसके अलावा अभी सफाई कर्मचारियों के निकले थे 60,000 तो ग्रेजुएट हैं अप्लाई करने वालों में, 6,000 PhD। विकास जी, ये मेरा एक सफाई सवाल कर्मचारियों के है, लिए इनसे मैं यूं आपको पूछो हरियाणा की के अंदर बेरोजगार- न्यूनतम वेतन ये क्या देते हैं? बेरोजगारी, एक बार पता करो। एक सेकंड, बेरोजगारी हरियाणा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टॉप में है हम इंडिया के अंदर। कोई रोजगार का सब कुछ निजीकरण करके और भट्ठा बिठा रखा है, नरेगा और तो तमाम निजीकरण से को आप रोजगार नहीं मानते? निजी अगर सेक्टर में नौकरियां मिल रही तो उसको रोजगार नहीं मानते? निजी सेक्टर ने ही खत्म की है नौकरियां। मैं ये कहना चाहता हूँ नई नौकरियां नहीं जन... नई कोई ना तो नई पक्की निकल रही है शोषण होने और लग रहा है जी, ना ये शोषण। पक्के हो रहे हैं जो लगे हुए हैं ऑलरेडी। आपके कितने बच्चे हैं? हमारी तो एक बेटी है, वो जर्नलिस्ट है। हाँ, तो वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही, वो रोजगार नहीं मानते? नहीं, वो प्राइवेट और चाहे दूसरा हो, मैं तो यूं कह रहा हूं कि इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ पर्सनल, फैमिली। नहीं, पर्सनल नहीं हो रहा, पर मैं ये कह रहा हूं प्राइवेट सेक्टर भी नौकरियों को हटा रहा है जब से ये नवोदारीकरण का दौर आया है। इनको जवाब दिल्ली के अंदर हम 18,630 रुपए न्यूनतम वेतन देते हैं और यहाँ हरियाणा सरकार ने कितना दिया? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए के अंदर एक युवा को, आप बताओ, आंकड़े निकालो, आंकड़े निकालो। 4th क्लास का आदमी कोई भी है, 15,000 से कम वेतन नहीं है उसका। अरे भाई साहब, कौशल ये योजना का आंकड़े एक हैं। फार्मूला दे दिया। फार्मूला नहीं, सुनो आप 6,000 किस बात पे कह रहे हैं? आप न्यूनतम बताओ, नरेगा वालों को क्या मिल रहा है बताओ? नरेगा को क्या दे रहे हो आप? साहब, कांग्रेस की सरकार थी जब भी नरेगा 9,000 की रुपए छोड़ दो, न्यूनतम वेतन था। नरेगा ही नहीं दे रहे। 10 साल पहले की बात कर रहे हो आप, 10 साल से पुरानी बात कर रहे हो आप। भाई साहब, कल के आंकड़े, अभी के आंकड़े निकाल के दिखाता हूं। निकाल भाई, आंकड़े दिखाओ इनको, वेतन चेक कर लो। न्यूनतम वेतन के आंकड़े दिखाओ। कैंडिडेट बाहर से क्यों लिए इन्होंने? अगर इतनी इन्होंने विकास किया और किया तो इन्होंने कैंडिडेट बाहर से क्यों लिए? आपके यहाँ तो बहुत बगावत बहुत बड़ी समस्या हो गई आपके लिए। चुनाव के अंदर जो आदमी चुनाव जीत सकता है और हमारी पार्टी के अंदर आस्था जताता है, हमारे विचारों के साथ चलता है, तो वो लड़ सकता है चुनाव, बाहर से आके भी लड़ सकता है। दूसरी पार्टी में तो गुंडे बदमाश बोलते और आप में आ जाए तो दंगा पैदा हो जाए। नहीं, हम ठीक कर देते हैं। नहीं, हमारी आपकी पार्टी में आ जाए किरण तो दंगा चौधरी तो के है, कैसे हो खिलाफ जाता है? शशि बता तो रंजन ने दो। चुनाव लड़ा। आपके पास कौन सा शशि मंत्र रंजन है? परमार आपका सही नहीं था मुख्यमंत्री क्या? आप कहता बता है। दो, वो आदमी सही नहीं था क्या? और सही नहीं था तो आपकी पार्टी में क्यों था? पवन जी, आप ये बताओ, आपका मुख्यमंत्री कहता है गर्दन उतार लेंगे, चौथे यान में भेज देंगे। आज का ताजा मुख्यमंत्री कहता है नाइट टाइट कर दूंगा। ये नट कहां से टाइट करोगे? आपका खुद का नहीं है, आपका टाइट करो। जो आदमी जो अधिकारी काम नहीं करता है उसके नट टाइट करे जाएंगे। कौन से आज तक क्यों नहीं किए? आज तक क्यों नहीं किए? आज जो मंत्री थे जी, दरअसल आप इनके पास है नहीं कुछ। जो चीजें आवाम में बात आती करना हैं, शुरू कर दिया इन लोगों ने। जो चीजें कृषि मंत्री थे, लोगों के पास कुछ नहीं है, आवाम में बात करना आज शुरू वो कर दिया वित्त इन्होंने। मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा किसान नेताओं की बहन बेटियां भाग जाती हैं, ये संविधान को हम नहीं मानते। मिनिस्टर ने ये कहा कि अगर भगवान की इच्छा ऐसी हुई कि विपक्ष जीत भी गया और हम हार भी गए तो हमारे दिल्ली के नेता 6 महीने में निपटा देंगे इनकी सरकार को। एक बात और विकास का दावा, एक मिनट विकास जी, ये विकास का दावा करते हैं। सिर्फ एक मिनट, आपने राम मंदिर बनाया, वो लीकेज है, मूर्ति खंडित हो गई, एक मूर्ति अभी ढहेगी। आपका जो हॉल बनाया आपने इसका लोकसभा का, वो भी लीकेज है। आपके तो सारी जगह चोर बसे हैं, कहाँ बचोगे? ये जो बातें जो आप बता रहे हो ना, जिसको लीकेज है, फलाना है, दिगड़ा है, ये लीक आपकी अगर कोई बताने लग जाए ना, तो आपका तो देखो वैसे ही इन लोगों को बोलने का ज्यादा कोई अधिकार है नहीं। सारे के सारे केजरीवाल जी वो जेल में बैठे नहीं, अरे भाई मेरे, हम तो अच्छा, जेल में हैं, लेकिन हमने काम किया, काम जेल की से बात करो। केजरीवाल जी बाहर जेल तो निकले बता दिया आपको, और आज वो हमारा इस्तीफा कोई देने नौकरी जा का रहे आदमी नहीं हैं। हटा। तो इस्तीफा तो जब जेल गए थे तब देना चाहिए, उसी समय हेमंत सोरेन गए थे, इस्तीफा देके गए थे। तो ऐसा कैसी निर्लज्जता? मैं बताता हूं, आज इनका इस्तीफा बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस दिन जेल में गए उस दिन ये चिल्ला रहे थे इस्तीफा दो, संवैधानिक इस्तीफा पद पे दो, बैठे इस्तीफा व्यक्ति दो। को जेल जाने से एक मिनट, पहले मैं बताता हूं नैतिकता सर। के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, विकास तब जी, दिया मैं बता नहीं। रहा हूं ना, अब जब बाहर आ गए तो हमने- इस्तीफा दे रहे हैं। हमने ये प्रूव किया कि जेल से भी सरकार चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट की रोक और है, सुप्रीम बाहर से कोर्ट भी की नहीं चला गाइडलाइन सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर से पूछा। भी नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दफ्तर नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे, जेल से कैसे चल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इनसे कि भाई जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। उनका जवाब इनके वकील के पास मिला नहीं।
तो हमारा ये कहना था कि ये तो हमने एक उदाहरण पेश उसके किया। बाद जेल से बाहर आने के उसके बाद भी रोक लगा दी। उसके बाद उसके बाद जेल से बाहर आए। आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दफ्तर नहीं जाएंगे, फाइल पे साइन नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर आपने नैतिकता का पालन किया होता तो सुप्रीम कोर्ट इतनी कड़ी टिप्पणी करता क्या कि एक मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ रहा है और कह रहा है कि दफ्तर नहीं जाओगे? ये नहीं, कुर्सी ऐसा से नहीं चिपके था। हुए आदमी है जी। ऐसा नहीं था। जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, देखो पहले भी मुख्यमंत्री पद को त्याग चुके हैं, उनके लिए पद बड़ी चीज नहीं है। देश सही सर्वोपरि समय है। पे देखिए, त्यागना था ना। सर्वोपरि है। सबसे आज भी झूठे दिल्ली की सबसे जनता उनके झूठे लिए जो नेता सर्वोपरि है। हैं इस देश में इस सदी में कोई हुए हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं, जो उन्होंने कहा कि गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, एक तनख्वाह बार नहीं कह दो लूंगा ना, और कुछ नहीं एक लूंगा। बार ये त्याग के तो दिखाएं। इनको क्या पता त्याग का त्याग क्या होता है? कैबिनेट की बैठक ओपन में इनको करूंगा, त्याग का नहीं ये पता। सारी की और त्याग कोई तो कोई सिर्फ आरोप केजरीवाल लगेगा कर तो सकता सबसे है, पहले करके इस्तीफा देना दिखाया। चाहिए। और आज वो फिर प्रूव आरोप कर के दिया। जेल में चले गए लेकिन अंदर बैठे रहे, कुर्सी से चिपके हुए रहे। इनसे मतलब चेयरमैन ही ऐसा नहीं छूटती, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री का आदमी, पद तो बहुत ऐसा बड़ी बात झूठा है। आदमी आज तक त्यागी किसी ने कहने वाले किसी त्यागी ने नहीं है। देखा। अब मूल मुद्दों पे आ जाती है। बिजली, सड़क, पानी पे भिवानी में कितना काम हुआ? बिल्कुल जीरो है। और आप इनसे एक चीज पूछ लो, एक भी बिल्डिंग कोई तैयार होके पब्लिक के हवाले होगी हो तो मैं मान जाऊंगा। एक इन्होंने मेडिकल छोटा सा बनाने का काम किया, वो भी आज अधर में लटका हुआ है। छोटा सा बनाया, पूरा नहीं बना। आपका छोटी सी बिल्डिंग बनी है जो हॉस्पिटल में। आप झूठ मत बोलो, ये भिवानी के लोग खड़े हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता। तो हमारी सरकार में तो विकास भी हुआ था। हमारी सरकार में जो विकास हुआ तुम्हारे से हुआ ही नहीं। हमारी सरकार ने जो विकास किया, लाडली योजना दी, विधवा पेंशन दी, बुढ़ापा पेंशन दी, लोगों को रोजगार दिया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बहस में शामिल होने के लिए, हरियाणा के अखाड़े में शामिल होने के लिए। हरियाणा के अखाड़े का काफिला जो है वो दंगल देखने अब पहुंचेगा चरखी दादरी, और समझेंगे वहां आम जनता के क्या मुद्दे हैं और नेता किस बात पर जनता को, अपने मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।